Students, this is Dr. Anju Beniwal, Assistant Professor Sociology, Government Mira Girls College, उदयपुर। आज हम BA पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को पढ़ेंगे। What is case study method? अनुसंधान के क्षेत्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है और यह पद्धति काफ़ी प्राचीन है। इसका उपयोग सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन इतिहास को तैयार करने के लिए किया जाता है। इस पद्धति द्वारा सभी संभव स्रोतों और प्रणालियों से तथ्यों का संकलन किया जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सूचना जानकारी इकट्ठा की जाती है। सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। इसके बाद लेप्ले ने इसका प्रयोग बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से किया और बर्नार्ड जो थे उन्होंने कहा था कि सर्वप्रथम इसका उपयोग अनुमान द्वारा लिखी गई किसी नई उपकल्पना पर पहुंचने की अपेक्षा प्रस्तावनाओं तथा विचारधाराओं को समझने व समर्थन करने के लिए किया गया था। अब अगर हम इसकी डेफिनेशंस देखें तो सबसे पहली डेफिनेशन है पीवी यंग की। इसे हम व्यक्तिक अध्ययन पद्धति है, तो इसमें व्यक्तिक अध्ययन किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति हो या वह एक परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह, संपूर्ण समुदाय ही क्यों न हो, के जीवन की खोज तथा विश्लेषण की एक पद्धति है। यानी हम देख रहे हैं कि इसमें जो हमारी स्टडी के लिए जो हमारी यूनिट है, वो यूनिट एक व्यक्ति भी हो सकता है, वो एक परिवार भी हो सकता है, एक संस्था भी हो सकती है, एक सांस्कृतिक समूह भी हो सकता है और एक संपूर्ण समुदाय भी हो सकता है, जिसको कि हम स्टडी करें अपने इस मेथड के दौरान। यानी ये हमारे लिए केस होगा, केस स्टडी मेथड की। एक व्यक्ति हमारे लिए केस हो सकता है, एक परिवार हमारे लिए केस हो सकता है, संस्था हो सकती है, सांस्कृतिक समूह हो सकता है, संपूर्ण समुदाय हो सकता है। इसमें उनके संपूर्ण जीवन की खोज तथा विश्लेषण किया जाता है, यानी कि संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, समग्र अध्ययन किया जाता है, होलिस्टिक स्टडी की जाती है। एक अन्य डेफिनेशन हम देखते हैं एफ.एच. गिडिंग्स की। अध्ययन किए जाने वाला व्यक्तिक विषय केवल एक व्यक्ति अथवा उसके जीवन की एक घटना अथवा विचारपूर्ण दृष्टि से एक राष्ट्र या इतिहास का एक युग भी हो सकता है। यानी हमारा जो स्टडी करने वाला जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट एक व्यक्ति भी हो सकता है, उसके जीवन की कोई एक महत्वपूर्ण घटना भी हो सकती है, या फिर कोई राष्ट्र या इतिहास का कोई एक बड़ा युग भी हो सकता है जिसकी हम डीप स्टडी करना चाहें। जब हमने जो डेफिनेशंस थी उनसे हमने जानने की कोशिश की कि बेसिकली व्यक्तिक अध्ययन पद्धति होती क्या है, कि उसके अंदर हम लोग डीप स्टडी करते हैं किसी भी एक टॉपिक को लेकर, उस टॉपिक के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर उसकी होलिस्टिक स्टडी करते हैं, उसके सारे एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर ये होता है कि कंप्लीट स्टडी, इट्स लाइक अ कंप्लीट स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी विशेषता है विशेष सामाजिक इकाई का अध्ययन, स्टडी ऑफ अ स्पेसिफिक सोशल यूनिट। यानी जो यूनिट है वो हमारी स्पेसिफिक कर दी जाती है, जैसे कि यह इकाई जो है, ये यूनिट जो है वो एक व्यक्ति हो सकता है, जैसे मैंने अभी पहले डेफिनेशन में बताया था, एक परिवार हो सकता है, संस्था हो सकती है, या समस्त जाति हो सकती है, या कोई भी अमूर्त वस्तु भी हो सकती है, जैसे कोई संबंध या स्वभाव। गिडिंग्स के अनुसार सामाजिक इकाई के अंतर्गत मनुष्य केवल जीवन की किसी एक घटना से लेकर संपूर्ण साम्राज्य की सारी घटनाएं तक हो सकती है। यानी हम उसकी जो स्टडी यूनिट है उसको हम किसी एक व्यक्ति से नहीं जोड़ सकते, बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल को भी हम एक यूनिट बना सकते हैं और उनकी डीप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर हमें उस यूनिट को स्पेसिफाई करना होगा कि हमारे सब्जेक्ट की यूनिट क्या है, हमारा टॉपिक क्या है जिसकी हमें स्टडी करनी है। क्वालिटेटिव स्टडी, गुणात्मक अध्ययन। व्यक्तिक अध्ययन का स्वरूप जो है वो गुणात्मक होता है, अतः इसमें आंकड़ों, संख्याओं का कोई संबंध नहीं होता। इसके अंतर्गत सूचना को
संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, अगर कोई एक विधायक बार बार दल छोड़ता है तो इस बात की सूचना इकट्ठी नहीं की जाती कि उसने दल को कितनी बार छोड़ा, बल्कि उन परिस्थितियों और कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसके अंतर्गत उसने बाध्य होकर दल को छोड़ा। एक हम करंट एग्जाम्पल लें तो अगर हम ये देखें कि पर डे कितने कोरोना पेशेंट्स डायग्नोज हो रहे हैं तो हम उसमें नंबर आता है, लेकिन क्या रीज़न है जिसके कारण कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, अगर हम उन कारणों और परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं तो वो हमारे केस स्टडी मेथड के अंतर्गत आएगा। तो इसके अंदर बेसिकली उन कारणों और परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो अध्ययन होता है वो गुणात्मक होता है, गणनात्मक नहीं होता। यानी इसमें प्रेरक तत्वों, आकांक्षाओं, इच्छाओं, इन सब चीज़ों को ज़्यादा बल दिया जाता है। चयनित वर्ग का गहन अध्ययन। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एक यूनिट सेलेक्ट कर ली जाती है और उसकी फिर इंटेंसिव स्टडी की जाती है, उसका गहन अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर इसमें जो भी हमारा चयनित वर्ग है या इकाई है उसका बड़ी सावधानी के साथ में और सूक्ष्मता के साथ, यानी उसकी हर छोटी सी छोटी चीज़ का ध्यान रखा जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसमें इस बात की परवाह नहीं की जाती कि अध्ययन में समय कितना लगेगा, क्या क्या प्रेरक अन्य तत्व होंगे और वे भी कितना अतिरिक्त समय लेंगे। अतः अधिक समय के कारण अध्ययन में कोई त्रुटियों की संभावना नहीं रहती तथा अध्ययन इकाई का स्वरूप स्पष्ट रूप से पेश करता है। यानी आप कितना भी लंबा टाइम लगा लें, लेकिन आपको इंटेंसिव स्टडी करनी है, बारीकी से अध्ययन करना है, उसके हर पहलू को जानना है और उससे जुड़े हुए जो दूसरी इकाइयां हैं उन सब इकाइयों का भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उसके साथ जो जुड़े हुए अतिरिक्त जो प्रेरक तत्व हैं उनका भी स्टडी इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे किसी एक व्यक्ति का अध्ययन अगर करना है तो उसके बचपन से लेके वर्तमान समय तक की संपूर्ण अध्ययन किया जाएगा और इस दौरान, उसकी इस जर्नी के दौरान जो भी लोग उससे जुड़े हुए थे उन लोगों से भी बात करके उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। कंप्लीट स्टडी, ऐसा संपूर्ण अध्ययन, मैंने बोला कि संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, उसके सारे एस्पेक्ट्स की स्टडी की जाती है। इसके अंदर कोई भी पहलू जो है वो छोड़ा नहीं जाता। व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली के अंतर्गत संपूर्ण जीवन के समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। गुडे और हार्ट ने एक डेफिनेशन भी दी थी कि यह एक ऐसी विधि है जो किसी सामाजिक इकाई के समस्त पहलुओं का अवलोकन करती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि एक व्यक्ति अथवा संगठन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक सभी पक्ष हो सकते हैं और बिना सभी पक्षों के अध्ययन के जो परिणाम हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। तो किसी भी जो भी यूनिट हम सिलेक्शन के लिए, जो भी स्टडी के लिए लेते हैं, जो इकाई हम अध्ययन के लिए चुनते हैं, उस इकाई के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि कंप्लीट स्टडी की जाती है, संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। कारकों के परस्पर अंतर संबंध को जानने का प्रयास, एफर्ट टू नो द म्यूचुअल इंटररिलेशनशिप ऑफ कैजुअल फैक्टर्स। इकाइयों के विशेष व्यवहार को प्रेरणा देने वाले कई कारक हो सकते हैं। अगर कोई भी यूनिट है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, अगर उसका व्यवहार इस प्रकार का क्यों है, उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले बहुत से दूसरे कारक हो सकते हैं। किसी घटना विशेष के पीछे कई कारक हो सकते हैं। जैसे कि अगर किसी डाकुओं का एक ग्रुप है और उसमें से एक डाकू का हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो डकैती और लूटमार छोड़ देता है, तो जिस डाकू ने जीवन का एक बड़ा भाग डकैती में बिताया, लूटमार करके बताया, वो एकाएक जो है साधु बन जाता है, एकाएक अपने काम को छोड़ देता है, तो हमें उसके पीछे के कारण ढूंढने पड़ते हैं। जैसे भावुकता हो सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा का आभास हो सकता है, अपने परिवार के प्रति जो उत्तरदायित्व है या जिम्मेदारी है उसका एहसास हो सकता है। तो ये जो कारण होते हैं उनमें अंतर संबंध होता है, आपस में वो म्यूचुअली रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। अतः इसके जो कारक हैं उनके
अंतर संबंधों का पता लगाकर एक निश्चित नियम तक पहुंचा जा सकता है। जैसे कि हम नहीं कह सकते कि अभी जिस तरह से स्थितियां बदल रही हैं, जिस तरह से इन्फेक्शन रेट बढ़ रही है, जिस तरह से कोरोना के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे कोई एक कारण है, बहुत सारे कारण हैं उसके पीछे, और उन सब कारण जो हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। चाहे हम देख लें कि जो इतने लंबे टाइम तक लॉकडाउन रहा उसकी वजह से लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हुए हैं, तो अब उनको वापस से लगता है कि बैक टू वर्क, वापस अपने काम पर लौटें, और उस काम पर लौटने के साथ साथ बहुत सारे लोगों से मिलना, या फिर जो लोग बहुत टाइम से घरों में बंद थे वो बाहर घूमने के लिए निकल रहे हैं तो ग्रुप में निकल रहे हैं, साथ में सेफ्टी मेजर्स प्रिकॉशंस को नहीं ध्यान में रख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं और ये कारण भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमें ना केवल जो हमारी इकाई है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उस इकाई को प्रभावित करने वाले कारणों को जानना है, कारकों को जानना है, बल्कि उन कारकों के बीच में आपस में जो रिलेशनशिप है उसको भी स्टडी करना होता है। अब हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के स्रोत, सोर्सेस क्या होते हैं, कौन कौन से सोर्सेस से हम लोग व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन सोर्सेस के अंदर हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है मौखिक रूप से सूचना संकलन, डेटा कलेक्शन इन द ओरल फॉर्म, और लिखित सामग्री संकलन, रिटन डेटा कलेक्शन। यानी दो तरीकों से हम लोग व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंदर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, सूचना इकट्ठी कर सकते हैं। तो अगर हम पहले प्रकार की बात करें कि हम मौखिक रूप से सूचना संकलन की बात करें, तो इसमें सामग्री संकलन के मुख्य साधन जो होते हैं वो साक्षात्कार हो सकता है, मौखिक वार्ताएं हो सकती हैं, प्रायोगिक अध्ययन हो सकता है, अवलोकन हो सकता है, परीक्षण हो सकता है, और इन सब के द्वारा हम लोगों से बात करके और अपने विषय से संबंधित सूचना इकट्ठा कर सकते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन में साक्षात्कारों द्वारा व्यक्तियों के वर्तमान व्यवहारों की जानकारी की जा सकती है। उनसे छोटे छोटे प्रश्न पूछकर समस्या की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। जिस प्रश्न का उत्तर एक व्यक्ति लिखित में देना चाहता हो, वह मौखिक उत्तर द्वारा जटिल समस्याओं के समाधान में अधिक योगदान दे सकता है। यदि आवश्यकता पड़ जाए तो अवलोकन व परीक्षण द्वारा भी अनुसंधानकर्ता जानकारी को प्राप्त कर सकता है और उसको नोट करके अपने निष्कर्ष के लिए सामग्री तैयार कर सकता है। आजकल साक्षात्कारों, मौखिक वार्ताओं के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक प्रक्षेपी प्रणालियों, कलात्मक परीक्षा, बुद्धि परीक्षा, इंटेलिजेंस टेस्ट आदि पर अधिक बल दिया जा रहा है। उसका कारण यह है कि मनुष्य भावनाओं, कल्पनाओं में अधिक प्रभावित होता है, जिसके सहारे हम समाज में बढ़ रही जो जितने भी दुष्प्रवृत्तियां हैं, जैसे चोरी है, नशाखोरी है आदि का पता लगा सकते हैं। तो जब इस तरह की कोई समस्याएं होती हैं जिसमें कि व्यक्ति का मानसिक सोच जो है वो इन्वॉल्व होती है, तो उस कंडीशन के अंदर हम कुछ जानकारी मौखिक रूप से भी इकट्ठा कर सकते हैं और इसके अंदर हम कुछ टेक्निक्स को काम में ले सकते हैं, जिसके अंदर मैंने अभी बताया साक्षात्कार, मौखिक वार्ताएं या ऑब्जर्वेशन। इसके द्वारा हम व्यक्ति से अधिक बातें जो हैं वो पूछ सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी विषय ले सकते हैं, कोई भी एक विषय लेकर हम उस विषय से संबंधित जितने भी लोग हैं उन लोगों से वार्ताएं कर सकते हैं और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिखित सामग्री संकलन, जैसे मैंने बताया कि कुछ सूचनाएं हम मौखिक रूप से इकट्ठा करते हैं और कुछ सूचनाएं जो हैं वो हम लिखित रूप से इकट्ठा करते हैं, जो पहले से लिखी हुई होती हैं उससे इकट्ठा करते हैं। तो व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली में एक अन्य स्रोत है लिखित रिकॉर्ड। लिखित सामग्री जो है उसमें आत्मकथा आ सकती है, डायरी आ सकती है, पत्र आ सकते हैं, लेटर्स आ सकते हैं। और कई लोगों की आदत होती है कि वो अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर जो कुछ भी घटित होता है उसको डायरी में लिखते हैं। जैसे आप लोग भी जब बच्चे होंगे तो आप लोगों को कहा गया होगा कि आप अपने डेली के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको रात को सोने से पहले डायरी में नोट डाउन करें। तो बहुत लोगों की डायरी लिखने की आदत होती है,
जिससे कि वो अपने दैनिक जीवन में जो भी घटना घटित होती है, चाहे वो अच्छी घटना हो, बुरी घटना हो, अच्छी मेमोरीज हो, बुरी मेमोरीज हो, उनको वो लिख कर रखते हैं। और जिसका संबंध उसके मानसिक कारणों से हो सकता है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो उस वक्त आपकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, या आप जब उन परिस्थितियों में गए तब आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी, या उन परिस्थितियों ने आपकी मानसिक स्थिति को किस प्रकार से प्रभावित किया, ये सब चीजें आप जब डायरी में लिखते हैं तो उससे दृष्टिगत होती हैं। उस डायरी में लिखे हुए को पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति आपकी मानसिक दशा का पता लगा सकता है कि उस स्थिति में आपकी मानसिक दशा कैसी रही होगी, उस दिन आपकी मानसिक दशा कैसी रही होगी। कई बार व्यक्ति जो है अपनी भावना से प्रेरित होकर अपने विचार व्यक्त करता है और उससे उसकी मानसिक दशा का पता चलता है। आत्मकथाओं और पत्रों द्वारा हम व्यक्ति के विभिन्न पक्षों की जानकारी सही प्राप्त करते हैं। जब हम आत्मकथाएं पढ़ते हैं या लेटर्स पढ़ते हैं तो हमें उस व्यक्ति के कई पक्ष जो हैं, जो बहुत लोगों के सामने छुपे हुए होते हैं, उन पक्षों का पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितना भावनात्मक है, कोई व्यक्ति कितना मतलब कि प्रैक्टिकल है, कोई व्यक्ति किस तरह से परेशानियों को लेता है, उनको किस तरह से हैंडल करता है, उसमें किस प्रकार से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, ये सारी उसकी सोच किस तरह से प्रभावित होती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमें पत्रों से पता चल जाती हैं, क्योंकि वह स्वयं के जीवन मूल्यों, सिद्धांतों का रिकॉर्डिंग निष्पक्ष होकर करता है। जब आप डायरी में लिखते हैं तो आई हैव सीन कि कुछ लोग कहते हैं कि डायरी उनका सीक्रेट फ्रेंड है। सीक्रेट फ्रेंड यानी जो आपके सारे सीक्रेट्स को छुपा कर रखेगा, आपके लाइफ की जो आपकी फीलिंग्स हैं उनको छुपा कर रखता है दूसरे लोगों से। तो इट्स समथिंग लाइक सीक्रेट फ्रेंड, जिससे कि आप खुलकर बात कर सकते हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं कि डायरी में, लेटर्स में जो भी लिखा है वो सही है, करेक्ट है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। तो ये क्योंकि हमें मालूम है कि वो किसी को नहीं बताएगा, तो जहां हमें ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम किसी से कुछ शेयर कर रहे हैं और वो आगे इस बात को किसी और से शेयर नहीं करेगा, वहां हम खुलकर अपने आप को रखते हैं। तो यही बात जो है वो डायरी और लेटर्स के साथ में लागू होती है। अल्बर्ट ने कहा था कि ये स्वयं प्रकाशित रिकॉर्ड होते हैं जो जानबूझकर अथवा अनायास ही लेखक के मानसिक जीवन की रचना अथवा गतिशीलता का वर्णन करते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी है उसका वर्णन इनके द्वारा हो जाता है। हालांकि ये व्यक्तिगत रिकॉर्ड व्यक्ति प्रधान होते हैं, लेकिन अनुसंधानकर्ता के लिए इनकी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह इसके आधार पर जो भी परिस्थितियां होती हैं उसमें उस व्यक्ति की मानसिक दशा का पता लगा सकता है। श्रीमती यंग ने प्रमुख साधनों में व्यक्तिगत प्रलेख, व्यक्ति द्वारा लिखे गए अथवा उसके द्वारा लिखाए गए प्रथम पुरुष लेख जो थे, आत्मकथाएं, संस्मरण, डायरियां, जीवन इतिहास आदि को इसमें शामिल किया। इन स्रोतों के अतिरिक्त आधुनिक समय के अंदर अगर हम देखते हैं तो फोटोग्राफ एल्बम्स जो होते हैं उनसे डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, टेप रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जीवन घटनाओं की सूची होती है, प्रमाण पत्र, प्रशंसा पत्र, सरकारी दफ्तरों द्वारा दी गई जानकारी, पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाएं, उनमें की गई प्रशंसा व आलोचना आदि जो है वो इस प्रकार की सामग्री में सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें विद्वान लेखकों, प्रोफेसरों, साहित्यकारों की डायरियां व पत्र हैं। कई अप्रकाशित तथ्य जो हैं वो डायरियों व पत्रों से प्राप्त हो सकते हैं। जो चीज़ें हमें कहीं से नहीं मिल सकती वो डायरियों और पत्रों से मिल सकती है। जब ये प्राप्त होते हैं तो इन लोगों के रिकॉर्ड को संग्रहालय में रखा जाता है। अतः इस स्रोत को व्यक्तिगत अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि ये जो लिखित स्रोत होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और व्यक्ति के भावनाओं के बारे में, उसकी मानसिक दशा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें उससे मिल जाती है। तो हमने देखा कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति क्या होती है, कि व्हाट इज केस स्टडी मेथड, जिसमें किसी एक व्यक्ति को, किसी एक परिवार को, किसी एक समूह को, किसी एक समुदाय को हम एक केस बना लेते हैं
और फिर उसके बाद उसका समग्र या संपूर्ण अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद हमने उसकी विशेषताओं की बात की और अंत में हमने देखा कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंदर जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं उसके दो साधन हो सकते हैं कि हम या तो मौखिक रूप से सूचना संकलित करें या फिर जो भी लिखित सामग्री हमारे पास में है उस लिखित सामग्री से हम लोग सूचनाएं इकट्ठी करें।